हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो मार्शियन एकेडमी। दिस इज अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 2023-2024 का करंट अफेयर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और वो अवेलेबल है। आप अगर उसको नहीं देखा आपने तो फर्स्ट आप उसको देखें। और नेक्स्ट ये पार्ट है उसका, ये दो पार्ट में आने वाला था करंट अफेयर्स पूरा। इसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स की समरी होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो पार्ट हमने कवर कर लिया था उसके आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स विद इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलमोस्ट सारे नेशनल अफेयर्स देख लिए थे। तो अभी हम इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास है। सो द फर्स्ट थिंग इज G20, राइट। अब G20 रिसेंटली हमारे यहाँ पे G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी थी। G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास। इंडिया ने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे पेश किया, राइट। और कुछ इनिशिएटिव्स G20 से एज ए रिजल्ट निकल के आई हैं। हम उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक इज G20, राइट। G20 से स्टार्ट करते हैं। G20 का जो समिट है वो न्यू दिल्ली में हुआ है अभी। ये 18th समिट था, राइट। 18th समिट था G20 का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, आप उस पर स्पेशल फोकस रखें क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये 18th समिट था, राइट, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है, बट 18th था। इसके पहले जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास था और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी वो होगी ब्राज़ील के पास, ठीक है ना। ये अगला ब्राज़ील के पास होगा, इस पर इंडिया के पास है और इसके पहले इंडोनेशिया के पास था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो आउटकम्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हमारा एनवायरनमेंट को कम से कम अफेक्ट हो, वो कम से कम नुकसान हो, उसको ग्रीन डेवलपमेंट कहेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि क्लाइमेट चेंज को से निपटने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंस करेंगे इन, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उस फाइनेंस को, यानी कि जो फंड होगा उसको यूज़ करेंगे अपने जो उनके जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फ्यूलिंग देयर इकोनॉमी। ट्रेडिशनल वे जिस तरीके से हम, जैसे हमारा पूरे वर्ल्ड का अभी जो इकोनॉमी है, सॉरी, पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका 80% हम फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करते हैं। उस तरीके से इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर इससे हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है, दैट टेक्स इन्वेस्टमेंट, वो क्लाइमेट फाइनेंस से आता है, राइट। लाइफ इनिशिएटिव ये COP26 से आया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जा करके ये एक आइडिया दिया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए और उसके साथ साथ चले, राइट, उसके कंफॉर्मिटी में रहे, यानी कि हम एनवायरनमेंट के साथ चले, एनवायरनमेंट हमारे साथ चले, इट्स लाइक दैट, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने G20 को होस्ट किया है, सो दैट इज ऑल्सो बिग न्यूज़। उसके बाद हम G20 से रिलेटेड कुछ और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कलर्स हैं, लाइक जो सैफरन, ग्रीन, वाइट, ब्लू, इस सारे के सारे कलर्स कहाँ से आए हैं? इनफैक्ट ये वाले ब्लू भी हमारे फ्लैग के कलर्स से हैं। फ्लैग में जो हमारे तीन कलर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये सैफरन होता है, यहाँ पे ये वाइट होता है और इसमें चक्री होती है जो कि ब्लू कलर की, और यहाँ पे ग्रीन होता है, ठीक है। ये सारे कलर यहीं से आए हैं। तो यहाँ पे भी 4 कलर्स हैं, यहाँ पे भी 4 कलर्स हैं। ये जो लोटस है इसके अंदर 7 पेटल्स हैं, ठीक है ना, जो कि 7 सीज, 7 समुंदर एंड 7 कॉन्टिनेंट्स वो सब एक साथ मिल रहे हैं। तो इसलिए 7 पेटल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, राइट। जब G20 समिट में जब ये वाला लोगो रिवील किया गया था तो लोगों ने कहा कि ये तो बीजेपी वालों ने अपना कमल लगा दिया है वहां पे। दैट वाज नॉट द ट्रूथ। यहाँ पे 7 पेटल्स इसलिए बनाए गए हैं और ये लोटस भी इसलिए लगाए गए हैं। देन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली की तरह हम देखते हैं। ये आइडिया आया कहाँ से है? महा उपनिषद से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, या फिर वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से आता है? तो दैट कम्स फ्रॉम महा उपनिषद।
राइट। लाइफ के बारे में जस्ट मैंने अभी बताया। देन कम्स कि एक बार एक ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि G20 में 20 कंट्रीज हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है। G20 में एक्चुअली देर आर 19 कंट्रीज, वन EU यानी कि यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज हैं, और अभी G20 जो है वो G21 बन चुका है, राइट। दिस इज नॉट एनी मोर G20, दिस हैज बिकम नाउ G21। इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं। तो 19, 55 एंड 27, इतनी सारी, अब आप इसको सम करोगे जो टोटल आएगा, इतनी सारी कंट्रीज G21 के मेंबर्स हैं, राइट। तो अगर एग्जाम में आता है कि G20 में या फिर 21 में 21 कंट्रीज हैं, सो दैट्स नॉट ट्रूथ। ये सारी कंट्रीज उसके अंदर है, G21 के मेंबर्स हैं। G21 जो है वो ऑफिशियली 2022 में ये 2002 में ये लॉन्च होता है, राइट। देन कम्स इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी G20 के अंदर ही ये इनिशिएटिव आता है। और ये है क्या, इसको समझने के पहले हमें BRI देखना पड़ेगा। BRI क्या यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और वो अपने यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं। उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपनी चीज़ें बेचने के लिए, प्लस जो मार्केट है वो फेवरेबल होने चाहिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वहाँ पे कंपटीशन कम हो, और प्लस वो अपनी चीज़ें आसानी से बेच सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट। अभी इटली रिसेंटली, इटली ने BRI से वो बाहर निकल चुके हैं, राइट। इटली इज नो मोर ए पार्ट ऑफ BRI। फाइन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये वाली प्रोजेक्ट लाई गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इंडिया को, और इंडिया क्योंकि इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अभी इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री की है, विच इज़ ऑफ इंडिया, राइट। तो इंडिया से ये वाले लिंक्स ऐसे जुड़ करके, और ये जाएंगे यहाँ ग्रीस यानी कि, और यहाँ से पूरे यूरोप में कहीं भी चीज़ें अपनी बेच सकते हैं, या फिर यूरोप की चीज़ें सीधे इंडिया आ सकती है। तो ये कॉरिडोर इसीलिए बनाया गया है, ठीक है ना। और ये कॉरिडोर आज नहीं, ये कॉरिडोर एक्चुअली, ये हमें कहने को अभी लग रहा है कि यहाँ पे है, पर जब ब्रिटिश आए थे उसके पहले भी सेम कॉरिडोर से हम अपनी चीज़ें यूरोप में बेचते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है, और ऑटोमन एम्पायर जो था, सॉरी, कॉन्स्टेंटिनोपल के गिरने के बाद, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ऑटोमन एम्पायर आता है। और ऑटोमन एम्पायर होता है मुस्लिम एम्पायर, जो कि इधर से जो क्रिश्चियन ट्रेडर्स होते हैं उनको आने नहीं देते हैं। और तभी ये लोग सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से वापस ऐसे घूमते हुए आना पड़ेगा, और तभी हम ये सी रूट एक फाइंड आउट करते हैं, और इधर यहाँ पे पहुँचते हैं। और उसके बाद तो हिस्ट्री इज डिफरेंट, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस लिए है। वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। इंडिया तो ऑब्वियसली है, क्योंकि अभी G20 का पार्टी था। US, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इस इनिशिएटिव में के पार्ट होंगे। रेल एंड सी लिंक से चीज़ें भेजी जाएंगी या फिर मंगाई जाएंगी। टू सेपरेट कॉरिडोर्स है, जिसमें ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर है। ऑब्वियसली जो ईस्टर्न कॉरिडोर होगा वो इधर वाला होगा, नॉर्दर्न ये वाली पार्ट होगी, ठीक है। ऐसे कुछ बताया नहीं गया है कि कौन कहाँ से तक है। देन अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने वाली बात है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। इसी PGII और जो इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया है, मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव, ये पूरा एक साथ मिल करके और BRI प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे, उसको काउंटर करेंगे। जो PGII है वो G7 का इनिशिएटिव है, यानी कि जो इनिशिएटिव अभी मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो G7 का ही आइडिया है, जिसकी वजह से वो अभी शेप में आएगा, राइट। PGI is considered to be blocks counter to China's Belt and Road Initiative। चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये जस्ट हमने अभी इस पे बात की है। 15th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट का मतलब है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। 5 लेटर्स हैं, 5 कंट्रीज हैं। साउथ अफ्रीका 2010 में ये यहाँ पे जिसको ज्वाइन करता है ब्रिक को, और ये बन जाता है ब्रिक्स। जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में ही इसकी समिट हुई है 15th। तो आपको जगह याद रखनी है, और कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वो पता होना चाहिए। G7 के ये सारे मेंबर्स, G7 के यानी वर्ल्ड के
जो सबसे बड़े 5-7 इकोनॉमीज़ हैं वो G7 के मेंबर्स हैं, और इसकी जो समिट हुई है वो हिरोशिमा जापान में हुई है अभी। हिरोशिमा वाज़ द फर्स्ट प्लेस टू बी बॉम्ब्ड ऑन 6 अगस्त 1945 बाय यूएसए, ठीक है ना? इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस ये जो मेंबर्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। देन कम्स फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस, क्योंकि ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था तो इसके बारे में अभी पता होना चाहिए। क्या-क्या पता होना चाहिए? कितने मेंबर्स हैं? कौन-कौन से हैं? यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूके एंड यूएस, ठीक है? तो इतने सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड याद रखने वाली बात है वो ये कि फाइव आइज़ आखिर करते क्या हैं कि ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और एक-दूसरे की स्पाइज़ को, जो उनकी स्पाई है, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो पूरी दुनिया पे एक तरीके से नज़र रख सके कि कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट? तो ये जो फाइव आई अलायंस है, वो अपना डेटा कहाँ पे सेव करते हैं, कहाँ पे प्रिज़र्व करते हैं? वो अपना डेटा जहाँ पे भी रखते हैं उसको स्टोन घोस्ट कहा जाता है। तो ये वर्ड जस्ट आपको फ्रेज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या मतलब होता है। बाकी सारी डिटेल आप जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। देन लैंगलैंड्स प्रोग्राम, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स प्रोग्राम है, और ये क्या करेगा, मैथमेटिकल कल्चर्स यानी मैथमेटिक्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस के बीच में एक लिंक बनाएगा, ठीक है? उनको समझने की कोशिश करेगा। एबल प्राइज़ जो है वो भी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, और इस जो प्रोजेक्ट है, जो लैंगलैंड प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से हम रामानुजन के जो थ्योरम्स थे, उनको समझने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है? तो इतना काफ़ी होगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है, और इसने बताया है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है? तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज में जो कुछ भी कर रहे हैं उस तरफ, वो कितना मुश्किल काम है। फॉर 80%, और जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, कि इस सेंचुरी के एंड तक हमें यही टारगेट अचीव करना है, विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट अगर हम इस तरीके से फॉसिल फ्यूल अगर हम खर्च करते रहें तो। तो ये 80% है अभी, जिसमें से 2030 तक इसको घटा के 73% लाने की कोशिश है, राइट? इतना आप काफ़ी है। देन डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में, और दुनिया का इकलौता ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन पोस्ट है जो गांधीनगर गुजरात में बनाया जा रहा है, राइट? अब इसके करेगा क्या, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो इंग्लिश मेडिसिन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लस वो पीपल सेंट्रिक नहीं है। वो बिज़नेस सेंट्रिक है, वो बिज़नेस को ध्यान में रखता है, पीपल को नहीं। वो पूरी दुनिया के लोगों को एक ही ट्रीटमेंट देता है, राइट? पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे हम अगर इंडिया में आयुर्वेद की बात करें, या चाइना में चाइनीज़ है, यूनानी है, सिद्ध है, ये सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसमें जो वहाँ के लोग हैं उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम है। जैसे राजस्थान के लोग क्या खाएँगे, आयुर्वेद में बताया गया है। साउथ के लोग क्या खाएँगे, साउथ के लोग मीन्स कि जो ऐसे लोग जगह में रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वो किस तरीके के फूड लेने चाहिए और किस तरीके की उनकी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर इन आयुर्वेद। पर ये हमारे मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट नहीं है, उनके लिए पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हैं। तो दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट? इसलिए हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत भी है। राइट? तो इसके तरफ में गांधीनगर गुजरात में ये पहला इनिशिएटिव है जो आपको ध्यान रखना है, राइट? इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, अब ये क्या है कि अभी हमने पापुआ न्यू गिनी को कोविड के टाइम पे बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट भेजे थे, और अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे मिलने, तो उनके जो प्रेसिडेंट है पापुआ न्यू गिनी के, वो उनको पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, एंड दैट मेड अ न्यूज़, लाइक ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे, एवरीवेयर देयर। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट भी किया, पर एक ग्रैटिट्यूड होता है जो उन्होंने शो किया था हमारी कंट्री की तरफ, हमारे कंट्री के लीडर की तरफ। तो फॉर मी दैट वाज़ एन समथिंग टू बी एप्रिशिएटेड। ठीक है, अब वहाँ पे जब मोदी गए तो उनको ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो जीसीएल से उनको उनको कन्फर्ड किया गया, ये सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि जैसे हमारा भारत रत्न है, काइंड ऑफ थिंग।
तो उनको दिया गया है। तो आपको ये अवार्ड के बारे में पता होनी चाहिए, और ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए इस पे नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो यही चीज़ें देखते हैं कि जो ये न्यूज़ में थी, क्या वो बच्चों के दिमाग में अभी भी है क्या एग्ज़ाम हॉल में। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ये आइलैंड नेशंस कौन-कौन से हैं। उनको एक ग्रुप दिया गया है, 3 ग्रुप में बाँटा जाता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ठीक है ना? तो एट लीस्ट ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ये नाम है कहाँ पे, मतलब ये लोकेशन क्या है। तो सब के सब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हैं, इधर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। और जो न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है, वो एग्ज़ैक्टली नॉर्थ में ही है। तो आपको ये लोकेशन एट लीस्ट पता होना चाहिए। देन इंटरनेशनल बायोफिल अलायंस, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर कुछ भी ना याद हो तो ये ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बेसिस पे बनाया गया है, और ये क्या करेगा कि पूरी दुनिया में जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। बायोफ्यूल इज़ अ फ्यूचर, क्योंकि अभी या तो हाइड्रोजन फ्यूल होगा या बायोफ्यूल होगा, ठीक है। अभी क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल जो 80% हम खर्च कर रहे हैं अभी, 80% जो डिपेंडेंस है हमारा फॉसिल फ्यूल पे वर्ल्ड के एनर्जी प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज गोइंग टू एंड टुडे और टुमारो, ठीक है ना, वो एक दिन तो खत्म ही होना है। फिर हमारे पास क्या रहेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर हैज़ टू बी समथिंग देयर। तो बायोफ्यूल अलायंस यानी कि हम बायोफ्यूल बनाएंगे। बायोफ्यूल का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से हम फ्यूल बनाएंगे उस, ठीक है ना। ये बायोफ्यूल अलायंस है। तो हमारा जो इसमें यूएस एंड ब्राज़ील ने हमें सपोर्ट किया है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें प्रोडक्शन के में कौन कंट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो इसमें देखें, यूएस और जो है वो दुनिया में सबसे ऊपर है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, और ब्राज़ील जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि यूएस और ब्राज़ील जो है ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी आगे जा चुके हैं। इंडिया का जो रैंक है, यहाँ देखें, यूएस सबसे ऊपर है, ब्राज़ील उसके सेकंड नंबर पे है, इंडिया इज़ ऑन द 7th प्लेस, काफ़ी नीचे है, ठीक है ना। तो इंडिया को अभी प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज़ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो हमारा जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, पर राइट डायरेक्शन में स्टेप लिए गए हैं, दैट इज़ वेरी एप्रिशिएटिव। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है इंडिया का, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। इथेनॉल ब्लेंड हम क्यों करते हैं पेट्रोल में या फिर डीजल में? दैट्स बिकॉज़ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में वो कम हो जाए, और साथ ही साथ हम जो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जब हमें पेट्रोल चाहिए होता है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, राइट। तो अगर हम कल को फ्यूल हमें खरीदना ना पड़े, पेट्रोलियम खरीदने की ज़रूरत कम पड़े, अगर नहीं हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं पेट्रोलियम के इंपोर्ट को, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की जाती है, जिसमें टारगेट रखा जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन को, इथेनॉल मिक्सिंग को, राइट। देन ऑपरेशन कावेरी हमने देखा था कि सूडान में थोड़े टाइम पहले अभी क्राइसिस था कि वहाँ की जो आर्मी थी वहाँ के गुरिल्ला ग्रुप से लड़ाई कर रही थी, उनके बीच में फाइट चल रहा था। तो ये सूडान है, ठीक है ना। और सूडान में ही हमारा सॉरी, ये सूडान है, साउथ सूडान नहीं, ऊपर वाला सूडान है। और यहीं पे क्राइसिस थी, तो जिससे निपटने के लिए, सॉरी, वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, जो हमारे लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेशन याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी सूडान से रिलेटेड है। प्लस सूडान से ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये रेड सी से मिलता है, पर्शियन गल्फ से नहीं मिलता, रेड सी से मिलता है। ये रेड सी है, यहाँ पे रेड सी से इसका बॉर्डर है। प्लस इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इसके बॉर्डर पे है, लाइक इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, एंड यहाँ पे इरिट्रिया है। तो ये सारी कंट्रीज इसके बॉर्डर पे है, राइट। तो इतना तो पता होना चाहिए। देन कम्स COP28, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP28 का 28 मानी कि 28th नंबर का ये कॉन्फ्रेंस है। एंड कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहाँ पे हुआ है? दुबई, यूएई। यूएई में दुबई है, यूएई भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे यूएई, दिस इज आर यूएई। यहाँ पे बॉर्डर पे बिल्कुल बीच के पास, यानी कि कह सकते हैं, हाँ, बीच पे ही दुबई है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग दुबई घूमने जाते भी हैं। तो हम देखते हैं COP28 क्या है। कॉप यानी कि दुबई में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, द यूएई कॉन्सेंसस वहाँ पे लॉन्च किया गया था। वह उसका आई मीन रिजल्ट था। एंड एजेंडा, वहाँ एजेंडा क्या था हमारा?
देखिए कितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो या फिर एनवायरनमेंट में कभी बात होगी एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पे, तो ऑलवेज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी बात हो, हमेशा पेरिस अग्रीमेंट इज द कॉन्टेक्स्ट। इसी बैकड्रॉप पे हमेशा बात होती है। इसमें है क्या कि ये पहले तो ये 2015 में ये आता है, 2015 में ये पेरिस एग्रीमेंट होता है। और इसमें बात होती है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बाई 2099, अभी 2024 में है हम, 2099 जब तक आएगा तब तक जो पूरे अर्थ की जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, राइट। अभी ऑलमोस्ट हम 1 डिग्री के पास हमने मतलब हम 2000 जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के हमने नहीं सॉरी नॉट इस 2000, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर के हमने अभी तक में लगभग 1 डिग्री का इंक्रीमेंट कर लिया है टेम्परेचर का। पर हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम इंक्रीमेंट ना होने दें। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा और कहीं पे ड्रॉट होगा, कहीं पे फ्लड होगा और काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है। प्लस जो जो आइलैंड कंट्रीज है वो डूब सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने जो हमारा हर बार का यही टारगेट होता है कि हम कुछ भी करके जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सी का उसको हम अचीव करें। प्लस नेट ज़ीरो का मतलब है कि जितना CO2 हमने रिलीज़ किया है एटमॉस्फेयर में उतना ही हम वापस किसी तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके या फिर ग्रीन एनर्जी यूज़ करके, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके किस तरीके से हम CO2 को कॉम्पेंसेट कर दें, जितना हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना? उसी को कहते हैं नेट ज़ीरो। तो पूरे वर्ल्ड का नेट ज़ीरो 2050 है, पर कुछ कंट्रीज़ उसमें आगे जाएँगे, लाइक इंडिया 2070 है इंडिया का नेट ज़ीरो, जो कि हम अगले टॉपिक में देखेंगे भी। ठीक है ना। अब जो ये कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो यूएनएफसीसीसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी वहीं पे सारे कंसेंसस होते हैं, वहीं पे सारी मीटिंग होती है और वहीं से सारे डिसीजन आते हैं कि आगे क्या करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। यूएनएफसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए ये हाईएस्ट बॉडी है जो उसमें काम करती है और उससे रिलेटेड यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी बातें वहीं पे डिस्कशन सारे वहीं पे किए जाते हैं, राइट। यूएनएफसीसी 1992 में यानी कि रियो अर्थ समिट में इसका बर्थ होता है, 94 में ये फोर्स में आ जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो पहले जिनेवा में था, अभी जर्मनी, बॉन जर्मनी में है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी देखो जब क्लाइमेट की बात होगी देन इट इज यूएनएफसीसीसी, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट की अगर बात होगी देन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये उसके बारे में बात करता है। अब जो इमिशन गैप रिपोर्ट है उसका टाइटल है ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट्स न्यू हाइज, ये उसका टाइटल है। एंड यूएनईपी और क्या रिलीज करता है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स यूएनईपी ही रिलीज करता है। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये नेट जीरो टारगेट इंडिया का 2070 है, बस इतना याद रखना है। यूएसए का 2050 है, सॉरी 2050, पर इंडिया का 2070, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें वी नीड टू बर्न लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो हम 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपना टारगेट 2070 रखा है, नॉट 2050, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन माइका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सी, जब भी कभी यूरोपियन यूनियन में कुछ होता है, ठीक है ना, उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यूरोपियन यूनियन से बहुत प्यार करती है। वहाँ कुछ भी हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन बनाना यूपीएससी की लाइक फंडामेंटल ड्यूटी, उससे वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो माइका से क्वेश्चन आना इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। अब ये है क्या? तो क्रिप्टो एसेट्स जितने भी हैं उसको कौन मॉनिटर करेगा? लाइक क्रिप्टो करेंसी जो है वहाँ पे वो ब्लॉकचेन मेथड पे काम करता है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, तो क्रिप्टो एसेट को कौन रेगुलेट करेगा, है ना। उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने एक नया रूल बनाया है एंड देन दैट रूल सेज कि क्रिप्टो एसेट को हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या मॉनिटर होगा, कुछ चीज़ें मॉनिटर नहीं की जाएंगी, उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स जो क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करने वाले हैं, इसलिए दुनिया का ये पहला ऐसा रूल बनाया गया है, अभी तक ऐसा किसी ने बनाया नहीं है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने ये बातें कही हैं। एंड क्या क्या उसके अंदर कवर होगा? कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं होंगी, जो कवर नहीं होंगी उस पर आप ध्यान दो सबसे पहले।
तो नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो उस क्रिप्टो एसेट्स का ही पार्ट है, पर इसको जो रूल्स बनाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, वो नॉन एनएफटीज को रेगुलेट नहीं करेंगे, राइट। वो एनएफटी माइका के जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा। प्लस शेयर्स एंड देयर इक्विवेलेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशन के अंदर हैं, तो उनको भी रेगुलेट नहीं करेंगे। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, उसके उसके ऊपर भी माइका का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस पे माइका का कंट्रोल नहीं है, विच इज़ एनएफटी, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि माइका का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस बारे में है, किसने इसको ये रूल्स किसने दिए हैं, पर ये सबसे हॉट क्वेश्चन है। उसके बाद दो टर्म्स है लाइक राउट एंड कंटेजियन। राउट का मतलब होता है व्हेन पीपल सेल क्रिप्टो करेंसी इन ए पैनिक, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट यानी प्राइस गिर जाता है। और कंटेजियन का मतलब है व्हेन डेंजर ऑफ ए कोलैप्स इन वन मार्केट अफेक्टिंग अदर मार्केट। ये तो अक्सर ही शेयर मार्केट में होते ही रहता है। देन कम्स स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसे ही ये नाम आता है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इमीडिएटली, मेजर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है। उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड अवार्ड कर दिया गया है। इसमें दो लोगों को मिला है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन में एंड रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन में। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है मंजूषा कंवर को, विनीत कुमार शर्मा एंड कविता शैलवाराज को मिला है बैडमिंटन, हॉकी एंड कबड्डी रेस्पेक्टिवली। तो ये सारे नाम, कुछ 4-5 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये दोनों तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। देन अर्जुना अवार्ड मिला है 26 लोगों को, तो इतने सारे लोगों को मिला है इसलिए हम सबको याद नहीं कर सकते। बुकर प्राइज है एंड देन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसके पहले हम इसके बारे में पढ़े, हमें इसके बीच का डिफरेंस समझना चाहिए। सी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है ट्रांसलेटेड वर्क को, जब कोई बुक होती है उसको ट्रांसलेट करते हैं और वो बहुत ही एक या तो बेस्ट सेलिंग हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, नॉट ओनली बेस्ट सेलिंग, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट होना चाहिए, तो हम उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डालते हैं, यानी कि ट्रांसलेटेड होगा ये, ठीक है ना। पर जो बुकर प्राइज है वो ओरिजिनल क्रिएशन को दिया जाता है, ओरिजिनल जो वर्क है ऑथर का उसको दिया जाता है, जिसमें हमने प्रॉफिट सॉन्ग को चुना है एंड पॉल लिंच उसके ऑथर हैं। प्रॉफिट सॉन्ग में बातें क्या हुई है कि अब किस बारे में है ये, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न, इम्पैक्ट ऑफ दिस मॉडर्न कियोस, यानी कि रिफ्यूजी क्राइसिस एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर ये बात करता है। आयरलैंड में इसकी पूरी सेटिंग है, यानी कि ये एक फिक्शन नॉवेल है जो प्रॉफिट सॉन्ग है, और आयरलैंड में इसकी सेटिंग है जो कि टोटलिटेरियनिज्म की बात करता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो मिला था वो शहन, ये कर्नातिला का, बहुत ही टेढ़ा नाम है पर आप याद कर लेना, ठीक है। इनकी जो वर्क थी वो थी सेवन मून्स ऑफ माली अल्माइरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए इनको मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। गोस्पोदिनोव बुल्गारिया के हैं, और इनका जो नॉवेल नाम है उसका नाम टाइम शेल्टर है, और जो ट्रांसलेटर है वो है एंजेला ब्रॉडेल। ये तीन चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। देन गांधी पीस पीस प्राइज, ये गांधी जी से रिलेटेड है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गीता प्रेस गोरखपुर, जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनको प्रिंट करती है गीता प्रेस, तो इसको दिया गया है गांधी पीस प्राइज। देन कम्स नोबेल प्राइज, जिसके लिए जस्ट नाम याद रखना है, क्योंकि ये नाम याद रखना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, पहले से भी पढ़ लें, पर एग्ज़ाम के एक दिन पहले जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको याद क्या करना है, नाम और किस वजह से मिला है। एमआरएनए की वजह से मिला है मेडिसिन में, केमिस्ट्री में मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए, फिजिक्स में मिला है एटो सेकेंड के लिए। एटो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻18, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जो लोगों को मिला है उनका नाम यहाँ पे है, आप याद कर लें उनको। लिटरेचर में जॉन अलोफ फोर्स को मिला है। देन पीस नोबेल पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो इरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वाइट टॉर्चर, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स में मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, जिनका जो टॉपिक है रिसर्च का, दैट वाज जेंडर गैप इन लेबर मार्केट, ठीक है। देन कम्स स्पोर्ट्स में अगेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट के बारे में मुझे बहुत कम आइडिया होता है,
इसलिए मुझे इसके करंट अफेयर्स के बारे में भी ज़रा भी आइडिया नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया इसको जीत चुकी है और इंडिया इसमें हार चुकी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और हम फिर से हार गए थे। 10 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट की थी। वेस्ट इंडीज फर्स्ट टाइम इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। एंड प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शामी काफ़ी फेमस हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद विराट कोहली ने भी अपना 50th सेंचुरी भी लगाया था इसी मैच में, वर्ल्ड कप में ही। 19th एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ है? चाइना में। 4 साल पे होता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको कंडक्ट करवाती है। राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स इसका सिंबल है, ठीक है ना। और इसमें जो इसका मास्कट है वो 3 रोबोट्स के नाम पे है, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया की जो जो परफॉर्मेंस है दैट इज गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 41 एंड फिनिश्ड 4th पोजीशन पे इंडिया फाइनली आ गया था, ठीक है। उसके बाद वीमेन वर्ल्ड कप में भी अगेन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6th टाइम। देन नोवाक जोकोविक जो कि 23rd एंड 24th ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दैट इज अ बिग थिंग। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? जब आप एक ही कैलेंडर ईयर के अंदर चारों टाइटल जीत जाते हैं तो आपको ग्रैंड स्लैम मिल जाता है। देन कम साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अगला टॉपिक है हमारा, इसको देखते हैं। इसमें चंद्रयान 3 हमने ऑब्वियसली चांद पे हमने लैंड कर लिया है। साउथ पोल पे पहली कंट्री पहुंच बन चुके हैं हम पहुंचने वाले। वैसे 5 कंट्रीज टोटल चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक जो इंडिया है, सॉरी जापान जो है वो 5th नंबर पे है, इंडिया 4th नंबर पे है। वैसे इसके पहले यूएसए, रशिया एंड चाइना ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री है। देन डीप फेक की टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले रश्मिका मंदाना की एक डॉक्टर्ड वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लिफ्ट के अंदर जा रही है। एक लड़की है जो दिखती है रश्मिका मंदाना की तरह है, पर वो है नहीं। वो क्योंकि डीप फेक से बनाया गया है। डीप फेक का यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल, डीप फेक हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एंड डीप लर्निंग को यूज करके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग को यूज करके और फेस चेंज कर सकता है, वो दूसरी फेस लगा सकता है पूरी वीडियो के अंदर। और इसका सबसे बड़ा यूज होता है पोर्नोग्राफी में, और उसका यूज हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे या फिर कहीं पे भी जब इमीडिएटली चेंज की जरूरत हो, ठीक है ना। तो उस समय हम उसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर इलेक्शन टाइम में किसी मिनिस्टर का, किसी लीडर का, अगर हम किसी पॉलिटिशियन की वीडियो ऐसे चला दें जो उस बात उसने कहीं ही ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल ही अलग बात चला दें सोशल मीडिया पे, तो राइट्स हो सकते हैं, वोटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप के भी डीप फेक वीडियोस आ रहे थे जिसमें वो कहीं पे कुछ बेच रहा था, कुछ ऐसा था सोशल मीडिया पे। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि डीप फेक क्या है। दैट हम उसके बाद हम अपना एक सैटेलाइट भेज चुके हैं सन को स्टडी करने के लिए, जिसको आदित्य L1 कहते हैं। L1 एक पॉइंट है जहाँ पे उसको पार्क किया जाएगा, राइट। जो व्हीकल हमने यूज किया है वो PSLV है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने उसको लॉन्च किया है। और L1 क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं। L1 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ, सन एंड मून का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, एंड वहाँ पे जो नेट पुल है एटलीस्ट वो जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उस एक्चुअली नॉट, ये कोई ऐसा डॉट पॉइंट नहीं होता, ये एक पूरा एरिया होता है ऐसे छोटा सा, जहाँ पे आप अपने सेटेलाइट को पार्क कर सकते हैं। तो आपकी पार्किंग में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जस्ट मैनूवर करना है आपको एक स्पेस से थोड़े दूसरे स्पेस में अगर जाना हो तो, अदरवाइज वो काफ़ी इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। जेमिनी एआई गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल का अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट, सॉरी ये एआई प्रोजेक्ट टूल है जिसको गूगल ने लॉन्च किया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। एंड जीनोम, गूगल्स डीप माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए मटेरियल्स बना सकता है, राइट। हमारे पास जितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लाइक जितने मिनरल्स से हमने मटेरियल या तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर लैब में भी बनाते हैं, जीनोम उसको बना सकता है, राइट। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क का यूज करके वो नए मटेरियल्स डिस्कवर कर सकता है, राइट। 2.2 न्यू मटेरियल्स उसने डिस्कवर कर दिए हैं ऑलरेडी, राइट। देन निसार सैटेलाइट, ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया था, इस बार भी फिर से कर रहे हैं क्योंकि ये यूजफुल है काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी है।
निसार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने बनाया है, तो नासा एंड इसरो ने मिलके इसको बनाया है, राइट। नासा एंड इसरो ने मिलके इसको बनाया है। एंड ये हिमालयन रीजन में, हिमालय पे इसका फोकस रहेगा, हिमालयन रीजन में। और वहाँ पे जो अर्थक्वेक होने वाला है या लैंडस्लाइड होने वाला है उसकी अर्ली वार्निंग देगा हमें। तो वहाँ पे हम लोगों को बचा सकते हैं एंड काफ़ी प्रॉपर्टी भी बचा सकते हैं अगर हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए तो। ये निसार का काम है, ठीक है ना। निसार तो आपको याद क्या रखना है, एक तो ये हिमालयन रीजन को कवर करेगा, प्लस नासा एंड इसरो ने मिलके इसको बनाया है, ठीक है। अर्थक्वेक की हमें अर्ली वार्निंग देगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एक टेलीस्कोप बनाया है जिसका नाम ट्राइडेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या ऐसे नाम डाल दिए जाएंगे कि आप तुक्का लगा सको, तो ऐसे बोल देगा कि ऐसा ये एक ट्राइडेंट नाम का टेलीस्कोप है, किसने बनाया है। नाम से ही लग रहा है कि ट्राइडेंट नाम का टेलीस्कोप इंडिया ने बनाना चाहिए, पर इसको चाइना ने बनाया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो घोष पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। घोस्ट पार्टिकल्स क्या, न्यूट्रिनोज होते हैं, और एक होते हैं गॉड पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो होते हैं हिग्स बोसॉन्स, ठीक है। ये गॉड पार्टिकल्स हैं, ये घोस्ट पार्टिकल्स। न्यूट्रिनोज के ऊपर चार्ज बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको अफेक्ट नहीं करते, तो हम आसानी से उसको अगर ट्रैक करें तो हम अपने यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ सकते हैं। मलेरिया की वैक्सीन है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें क्या 15 साल से ऊपर के बच्चे जो या तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या स्कूल नहीं कंटिन्यू कर पाए, अगर वो बाद में कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उल्लास जो है वो 15 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए, वो बच्चों के लिए नहीं है, तो ये एज वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। ड्यूटी, कर्तव्य बोध, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी, नेशन बिल्डिंग के काम आएगा, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देन JT60A, हमारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब के सब फिजन पे काम करते हैं। फिजन का मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस होगा जो टूट करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदलेगा, पर ये वाला जो रिएक्टर है वो फ्यूजन पे काम करेगा, यानी कि जिस मेथड पे हमारा सन काम करता है। तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, उसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है जो क्लीन एनर्जी का सोर्स बन सकती है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको जापान ने बनाया है, और एक ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर 2025 में फ्रांस ऑपरेशन लाएगा। जापान एंड यूएन, यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने मिलकर ये बनाया है। गगन, हमारे पास एक है नाविक, ठीक है ना, जो हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम है, पर उस नेविगेशन सिस्टम को हम फ्लाइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लाइक एरोस्पेस में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया और बनाया हमने गगन, विथ इसरो एंड AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर गगन बनाया। अब हम इससे हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, हम अपनी एयरप्लेन उड़ा सकते हैं, हम अपने फाइटर जेट्स उड़ा सकते हैं, हम इससे कुछ भी करा सकते हैं, रेलवे सिग्नलिंग करा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एविएशन, एटमॉस्फेरिक स्टडीज, एवरीथिंग जो भी हम चाहे हम कर सकते हैं। लुसेन डायमंड लीग, ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नीरज चोपड़ा का ये ओलंपिक में रिकॉर्ड है और ये लुसेन डायमंड में। उसके बाद कुछ हम रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये नीति आयोग ने बनाया है, और तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे, महाराष्ट्र सेकंड एंड कर्नाटका थर्ड नंबर पे। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट्स के अंदर हरियाणा सबसे आगे है। कुछ हम देखते हैं अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में, इंटरनेशनल। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है, तो इसमें आइसलैंड द मोस्ट पीसफुल कंट्री, इंडिया की रैंकिंग 126 है, ठीक है ना। 8th कंजिक्यूटिव ईयर इंडिया की जो सॉरी अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल है, इंडिया की 176 है। और अफगानिस्तान लगातार 8वें साल तक वो नीचे ही रहा है, सबसे नीचे। पूरी दुनिया की जो पीसफुलनेस है वो 0.42% से कम हो गई है,
और इसका जो जो बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स। किसने बनाया ये भी पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक, इसमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, किसने बनाया है वो पता होना चाहिए, इंडिया की रैंकिंग क्या है, सबसे नीचे क्या है, सबसे ऊपर क्या है। सबसे ऊपर आइसलैंड है, सबसे नीचे अफगानिस्तान है, इंडिया 126वें नंबर पे है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसने इसको रिलीज किया है, कितना काफ़ी है। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के यूएनसीटैड यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। ये यूएनसीटैड है, यानी कि जो ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके लिए जो रूल्स है या फिर उसको जो ओवरलुक करता है वो दैट इज यूएनसीटैड, ठीक है ना। अब ये पूरे दुनिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट बनाया है। इंडिया एंड एशियन कंट्रीज, एशियन के अंदर 10 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इंडिया एंड एशियन कंट्रीज टॉप रेसिपिएंट्स हैं एफडीआई के, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इसी लोकेलिटी में, इसी रीजन में सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। देन कम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है विद एक्सेंचर। इसमें स्वीडन हैज टॉप द लिस्ट, इंडिया की रैंक 67th है। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें वर्ल्ड इसको वीपो रिलीज करता है, इंडिया की रैंक 40 है, ठीक है ना। हंगर इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया की रैंक 111 यानी 111 है, तो याद रखना भी बहुत ईजी है। इंडिया भूखमरी में भूख वाले इंडेक्स में 111 पे है। चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया सबसे बेकार है, ये इंडिया की हालत सबसे बेकार है चाइल्ड वेस्टिंग में। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है हम देखते हैं, पहले 4 पैरामीटर समझते हैं। अंडर नरिशमेंट यानी कि ओवरऑल नरिशमेंट अगर कम हो जाए उसको अंडर नरिशमेंट कहते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है कि एक बच्चा है तो अपने हाइट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से उसकी जो हाइट बढ़नी चाहिए वो हाइट उसकी नहीं बढ़ रही है, यानी वो छोटा रह गया। चाइल्ड वेस्टिंग यानी अपनी हाइट के हिसाब से एक बच्चे की अगर वेट कम है, मास उसका कम है, सो दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। मोर्टालिटी आप समझ सकते हैं कि उससे डेथ से रिलेटेड। पाकिस्तान की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे, नेपाल 16 एंड श्रीलंका 60 पे। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंक 161 है और इसमें नॉर्वे नंबर 1 पे, आयरलैंड सेकंड पे, डेनमार्क थर्ड पे, वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया बॉटम पे है। और आप एक चीज़ कॉमन इनमें देख सकते हैं कि तीनों कंट्रीज जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एटलीस्ट तो नहीं होती, ठीक है ना। पर्सनल न्यूज़ देख लेते हैं कुछ। पर्सनल न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ लोगों के बारे में हमें पता तो होना चाहिए। एम एस स्वामीनाथन जो पायनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इनकी आई थिंक थोड़े दिन पहले डेथ हो चुकी है। बी वी आर सुब्रमण्यम सीईओ के सीईओ ऑफ नीति आयोग हैं। हीरालाल समरिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी हैं। रवि सिन्हा चीफ ऑफ रॉ है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी हैं यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एंड रयाना बर्नवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अरब वुमन टू वेंचर इनटू स्पेस ऑन स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। अरब वुमन बुरके से निकल के सीधे स्पेस तक पहुंच चुकी है, दैट्स अ बिग थिंग। चार्ल्स थ्री जो मोनार्क हो चुके हैं यूके के, एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ realms, यानी कॉमनवेल्थ में अब 14 ही कंट्रीज रह गई हैं, एंड चार्ल्स थ्री उसके मोनार्क हैं इंक्लूडिंग यूके, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस साल के, यानी कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का समरी के अंदर आया। और इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, ये 2 पार्ट में वीडियो था पूरा। और इसके साथ ये पार्ट भी पूरा होता है। आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आपको कुछ सजेशन या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर नज़र आती है तो ये प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून। Thank you. Bye.